दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एंड इस वीडियो में हम 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, वो भी थ्योरी वाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल लेके आएंगे, पूरे बुक के जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा न्यूमेरिकल का। तो इस वीडियो में हम 1 से 2 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो इसके आंसर यानी उत्तर में लिखना है आपको, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। यानी इस तरह से आप मानिए, जैसे ये आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस पे एक आवेश Q रखा है, और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश Q पर जितना भी बल लगेगा उन दोनों के अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देते हैं। ओके, अब आपको समझ में आया होगा इसका मात्रक। सो मात्रक इसका है न्यूटन पर कूलम। एफ यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू यानी कुलाम यानी कि आवेश का मात्रक होता है कूलम। सो इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो इसकी परिभाषा आपको इस प्रकार से लिखनी है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है 2L, और इनमें से किसी एक का मान, उन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। सो आंसर लिखा है इसका, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन ε0, इसका फॉर्मूला लिखा है। ये गॉस का नियम है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र की धारिता की परिभाषा ये आपको लिखनी है। एग्जाम में 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उत्तर लिखा है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, यह संधारित्र की डेफिनेशन है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें उसके आकार या उसमें छेड़छाड़ी किए बिना ही हम उसके जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। और संधारित्र की धारिता, अब धारिता क्या होती है, और यदि किसी चालक को आवेश Q दिया जाए तथा आवेश के कारण इस पर विभव B उत्पन्न होता है तो चालक की धारिता C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V फैराड होगी। ये संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन P। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। ये ऐसा पूछा गया है, इसका आंसर पढ़ेंगे। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि जो धारिता होती है वो विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें कहना इसमें कुछ इस प्रकार से है, मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। ये आपकी संधारित्र की प्लेटें हो गई, इस पे चार्ज कुछ होता है A+ एंड ये माइनस। तो यहाँ पर जब परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, ये आपका हो गया परावैद्युत पदार्थ, तो इस पर जो है वो चार्ज अपोजिट उत्पन्न होता है। जैसे ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ प्लस। जो इसमें कह रहा है वही मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे इसमें लिखा है, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा अभी क्या जा रही है, कुछ इस प्रकार से है, देख रहे हैं आप। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इसके ही अपोजिट उत्पन्न हो जाता है। अगर इसकी दिशा ये ऐसी होगी तो वो कुछ इस प्रकार से उत्पन्न होता है, इसलिए इसका जो है इसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, 1000 वोल्ट हो जाए। तो हमें पता है धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0R। ठीक है, गोलाकार चालक की। अब इसमें जो ये है इसका मान आपको पता होगा, 1/9 इंटू 10⁻⁹ इतना होता है। ये पूरा कांस्टेंट है यहाँ तक, 4πε0, इसका मान 1/9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू 9 सेंटीमीटर ये हमें दिया है, लेकिन हमें इसको मीटर में लेना है, इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻² का, यानी 100 में क्या करना है, इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, इसको ऊपर जाके सॉल्व करेंगे, 10⁻⁻11 फैरेड हो जाएगी धारिता इसकी। लेकिन इसमें पूछा गया है उस आवेश की गणना करनी है, आवेश पूछा है Q, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q का मान पूछा है तो Q इज इक्वल्स टू CV हो गया। C का मान अभी हमने निकाला है 10⁻⁻11 फैरेड, वो रख दिया, और Q और V का मान इसमें हमें दिया है 1000 वोल्ट।
तो हमने ये यहाँ पर 1000 वोल्ट रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी आ जाएगा 10⁻⁻⁸ कूलाम। क्यू का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? आंसर है इसका, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उस अपवहन या अनुगमन वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। यानी ये समझिए, तो जो इलेक्ट्रॉनों की है जो अंतशंत गति होती है ना, उसको हम अनुगमन वेग बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किरचॉफ का धारा नियम क्या है? इसका आंसर है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समीशन ऑफ आई लेंगे वो 0 होगा। वो कैसे? कुछ इस प्रकार से, माना यहाँ पर कोई एक संधि है, किरचॉफ संधि, और यहाँ से ये आई धारा बह रही है, ठीक है, और एक यहाँ से इसको हम बोल देते हैं ये 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर धारा बह रही है, और इसमें ये बह रही है 3 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ से कोई धारा आ रही है इस तरफ जो कि है 5 एम्पियर। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे, ये संधि की तरफ जितनी धारा जा रही है इस तरफ है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन वालों को जोड़ लो, ये 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर, ये 2 और 3 टोटल 5 एम्पियर धारा हो गई। ठीक है, अब ये जो धारा है वो इनकी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जो है माइनस हो जाएगी, ये 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर माइनस हो जाएगा, यानी टोटल जो है अगर हम करेंगे तो वो 0 ही आएगा। 5 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर, तो ये टोटल है 0 हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ओके, ये किरचॉफ का धारा नियम था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? आंसर है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोधों को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप कुछ इस प्रकार समझिए, जैसे ये सेल ले ली, ये प्लस एंड माइनस चार्ज, जो बाहर जो विद्युत का प्रवाह है कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन इसका अंदर का जो विद्युत प्रवाह होगा वो कुछ अपोजिट साइन होगा। तो अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, जो इस धारा को बहने से रोकेगा, उसी को हम बोल देते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ओके, इसमें लिखा है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक विद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोधों को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो इसमें देखिए आपको आंसर लिखना है, एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। कुछ इस प्रकार से, किसी बंद, देखिए यहाँ समझते हैं, किसी बंद वक्र का रेखीय समाकलन उसके चुंबकीय क्षेत्र, इसमें लिखा है ना, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ले ली, का रेखीय समाकलन कर दिया, का रेखीय समाकलन घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा का, यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो ले लिया, और इसमें कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बंद वक्र उसका चुंबकीय क्षेत्र, उसका क्षेत्र ले लिया, और धारा का म्यू नॉट गुना। 11 है, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए। जब कोई चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटका हो तो चुंबक के अक्ष से गुजरने वाली सतह को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। देखिए आप इसमें समझिए, ये कोई चुंबक है, चुंबक की सुई है कुछ इस प्रकार से, इसको हमने यूं लटका दिया। अब यहाँ पर जो भी प्लेन बनेगा ना, ये इसका सरफेस बना देते हैं। ठीक है, ये जो सरफेस बन रहा है, इस सरफेस को हम क्या बोल देते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर। इसमें लिखा है, जब कोई चुंबक स्वतंत्रतापूर्वक लटका हो तो चुंबक के अक्ष से गुजरने वाली सतह को, ये चुंबक का अक्ष हो गया, इससे गुजरने वाली जो सरफेस होती है उसी को हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं? तो नति कोण, उत्तर में लिखना आपको हो, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण उस स्थान पर नति अथवा नमन कोण कहलाता है। इसमें देखिए आप, इसमें लिखा है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई, यानी अभी हमने देखी थी, ये सुई लटकी है स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय याम्योत्तर में। ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर, हाँ, क्षैतिज के साथ, क्षैतिज दिशा कौन सी होती है? ये जो होता है वो इसका क्षैतिज होता है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो क्षैतिज लाइन है, और ये जो होती है वो कौन सी? ऊर्ध्वाधर हो जाती है। इसमें बोला है क्षैतिज के साथ, लिखा है ना यहाँ पे, क्षैतिज दिशा से बनाया गया कोण उस स्थान पर नति अथवा नमन कोण कहलाता है। यहाँ जो क्षैतिज दिशा के साथ चुंबकीय सुई और क्षैतिज दिशा के साथ ये जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं? नति अथवा नमन कोण कहते हैं। ओके, अब आपको समझ में आया होगा। 13 है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है? इसका आंसर है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। अब इसको, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको मैं लॉन्ग जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगी उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो यानी कि जहाँ से बनती है उसी का विरोध करती है।
वो कैसे करती है वो लॉन्ग वीडियो में देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जब आंसर कराऊंगी तब। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आंसर में लिखना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगली, जो इसमें कहा है वही करते हैं, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आपको दिख रहा होगा, और थोड़ा सा, ठीक है, ये बाएं हाथ वाले अंगूठा है और इसके पास वाली दोनों उंगली रिंग, ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इनको कुछ इस प्रकार से फैलाएं। इसमें लिखा है अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी, यानी ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी बी को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी। अब बीच वाली उंगली धारा आई, जो मिडिल फिंगर है वो धारा आई को दिखाएगी की दिशा में हो, तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताए, और अंगूठा जो है चालक में लगने वाले बल को बताएगा। कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री में ऐसे रखना है, ठीक है। ये धारा ये दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र को, ये धारा को, और ये लगने वाले बल को, ओके। तो ये था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी 15 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। इसका आंसर है मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में परिवर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, और इस स्थिति में परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। इन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये इसका डायग्राम भी देख लीजिए, जो ऊपर वाली दिख रही है ये आपकी है वैद्युत तरंग, ठीक है। इसमें लिखा है ना वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, ये पूरा पढ़ लीजिए, ये जो दोनों होती है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर चलती है। यहाँ पे 3D डायग्राम में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, 3D नहीं अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, वैद्युत चुंबकीय तरंग एवं यांत्रिक तरंगों में अंतर, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसी तरह से आपको लिखना है वैद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे दोनों के बीच अंतर बताना है। तो पहला अंतर है ये तरंगे उसमें प्रभाव दिखाती हैं, ठीक है, और ये तरंगे उसमें प्रभाव नहीं दिखाती, यांत्रिक तरंगे जो है उसमें प्रभाव नहीं दिखाती। दूसरा पॉइंट लिखना है ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, और इसमें लिखना है ये तरंगे अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों ही होती हैं। थर्ड पॉइंट लिखना है इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किनके? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें लिखना इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। 4 पॉइंट है इन तरंगों का वेग प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और इसमें 4 पॉइंट लिखना है आपको इनका वेग विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, यानी इनका वेग अलग अलग होता है। नंबर 17 है क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। आंसर लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परावर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण अविलंब से दूर जाती है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अतः क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, ये ठीक है, ये इधर ऊपर विरल माध्यम है और नीचे डेंस सघन माध्यम है, ठीक है। आप ये कोई किरण आई, ये कुछ ऐसे, अब इस किरण को आप इतना ज्यादा बेंड करो कि ये जो है कुछ यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, नॉर्मल, ये है इसका नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये है नॉर्मल। इसके साथ नॉर्मल के साथ ये जो किरण है वो 90 डिग्री का कोण बना देगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। समझ में आएगा आपको? आपतन कोण I को इतना बढ़ाया जाए, ये आपतन कोण होता है ये वाला, इतना हम बढ़ा दें कि इसका जो अपवर्तन जो कोण है वो पूरा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। ये क्रांतिक कोण की परिभाषा हो गई। ये जो नेक्स्ट एग्जाम में आपको 1 नंबर के लिए देखने को मिल सकता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन A प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 और अपॉन में साइन A अपॉन 2। यहाँ पे A जो है ये लिखा भी है, जहाँ A है प्रिज्म कोण है और डेल M जो है वो न्यूनतम विचलन कोण है और म्यू क्या है? अपवर्तनांक, ठीक है। ये 1 नंबर का 19 है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? आंसर है इसका नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। और नेत्र में आपको पता होगा, नेत्र में जो मांसपेशियां होती हैं, जो आपका नेत्र होता है यहाँ पर जो मांसपेशियां होती हैं और ये आपका लेंस है, और ये लेंस को क्या करती हैं? बढ़ाती और घटाती रहती है, सिकुड़ती रहती है मांसपेशियां। तो इनके द्वारा जो नेत्र लेंस को समायोजित किया जाता है उसी को हम क्या बोलते थे? समंजन क्षमता। ये लिखा है नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइगेंस की तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत इसमें पूछा है, इसका आंसर हम देखेंगे। इसका आंसर
चलिए मैं पढ़ देती हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और यह माना कि ईथर लगभग भारहीन है, अतः यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है और इसका घनत्व बहुत ही कम तथा प्रत्यास्था बहुत अधिक है। इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं। तो ये था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इनके अनुसार जो प्रकाश तरंगे हैं वो प्रकाश की वेग से ही चलती हैं। प्रकाश तरंग जो जितने भी पार्ट होता है वो उसी वेग से चलेंगी और इनके चलने के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है उन्होंने ईथर को अज्यूम कर लिया था कि ईथर एक ऐसा माध्यम है जिसमें जो हर जगह मौजूद है और उसमें जो तरंगें हैं संचरण कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? आंसर है जब प्रकाश किरण किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे स्लिट अथवा अवरोध की किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। अब प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दीवार है, यहाँ से कोई लाइट पड़ी इस तरह से और ये किनारों पर टकरा के वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो यही इसमें कहा है, जब कोई प्रकाश किरण पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। बस यही है प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? अभी हमने प्रकाश का विवर्तन पढ़ा था, अब प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे। जब कोई समान आवर्ती की प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम अथवा लगभग शून्य होती है जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण की इन घटनाओं को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण का मतलब होता है तरंगों का मिलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, प्रकाश विद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? आंसर है वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाती है। यह धातु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और इसको W द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए इसमें क्या रहा है कि है कम से कम एनर्जी, जैसे कि ये कोई सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम इतनी एनर्जी दे दें जिससे कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, उत्सर्जित कर दे, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक हो, इतनी एनर्जी दे दे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, कार्यफलन, ठीक है। इसमें लिख भी दिया फॉर्मूला भी, W इज टू यानी कार्यफलन इज टू H/V0। H यहाँ पे है प्लांक कांस्टेंट है, ये आपका फॉर्मूला, और डेल नॉट है ये जो है वो डेली आवृत्ति है, लैम्डा नॉट है वो डेली आवृत्ति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश विद्युत प्रवाह में डेली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? आंसर देखेंगे, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, अतः इस आवृत्ति को ही डेली आवृत्ति कहते हैं। सेम वही है कि वो न्यूनतम आवृत्ति हो जिससे कि जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, वो न्यूनतम आवृत्ति जिससे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर बाहर निकल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेली आवृत्ति। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 है, मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है? 1 या 2 नंबर का एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं, वे कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है, ठीक है, इसको सही से पढ़िएगा, किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है, मूल कण कहलाते हैं। और जैसे कि इलेक्ट्रॉन, यदि 2 कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो तो ऐसे कणों को एक दूसरे का प्रतिकण कहते हैं। जैसे पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को मिला दिया जाए तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे और इससे एनर्जी बनेगी। ये कण एक दूसरे से मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 26 है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? आंसर है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा, ठीक है। यानी कि कोई नाभिक है उसको अलग अलग करने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसी एनर्जी को हम क्या बोल देंगे, बंधन ऊर्जा। यानी अभी ये 2 नाभिक जितनी ऊर्जा से जुड़े हैं तो ये उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे, बंधन ऊर्जा, और उतनी ऊर्जा लगेगी इनको अलग अलग करने के लिए। जब तक उतनी ऊर्जा नहीं दी जाएगी तो ये अलग अलग नहीं होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, नाभिक के विखंडन से आप क्या समझते हैं? आंसर है, जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट करते हैं, संघट का मतलब होता है टक्कर, संघट करते हैं तो वह नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है वह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को नाभिक के विखंडन कहते हैं। ये इसका कंक्लूजन है।
यानी कि जो भारी नाभिक होते हैं उनके टूटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विखंडन। विखंडन का अर्थ होता है टूटना। नंबर ठीक 28 है, है। नाभिक के संलयन क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। 2 नंबर में एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आंसर इसका, जब दो हल्के हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक के संलयन कहते हैं। संलयन का मतलब क्या होता है, मिलना। नहीं, जब दो नाभिक मिलके भारी नाभिक निर्माण करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं नाभिक के संलयन। इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है और द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। उदाहरण लिया है, उदाहरण, जब ड्यूटीरियम यानी हाइड्रोजन का द्वितीय समस्थानिक ड्यूटीरियम के 2 नाभिक संलयित होते हैं तो ट्राइटियम प्राप्त होता है। इक्वेशन देखिए, ड्यूटीरियम लिया, 2 समस्थानिक ले लिए ड्यूटीरियम की, जब इसको संलयन कराते हैं तो यहाँ से ट्राइटियम मिल गए, यानी हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम मिलेगा और ट्राइटियम प्लस हाइड्रोजन प्लस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी प्राप्त होगी। जब ट्राइटियम और ड्यूटीरियम को पुनः संलयित करा दें तो हमें हीलियम नाभिक मिल जाता है। ठीक है, हीलियम प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इसमें दिया है एलईडी क्या है। एलईडी क्या है, परिपथ बनाकर इसके अभिलाक्षणिक को प्रदर्शित कीजिए। आंसर है, एलईडी एक ऐसी युक्ति है जो बायसिंग बैटरी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और एलईडी के अभिलक्षण क्या है, एलईडी उस स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें वह क्रियाशील नहीं है तथा उस स्थिति को भी प्रदर्शित करता है जिसमें वह क्रियाशील है। ठीक है, डायोड की आंतरिक अवरोध वोल्टता है। यहाँ पे जो VF ये है वो डायोड की आंतरिक अवरोध वोल्टता है और आंतरिक अवरोध वोल्टता बैटरी की उस वोल्टता के तुल्य होती है जिससे अधिक वोल्टता पर एलईडी में धारा का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। देखिए, हमने एलईडी में पहले एलईडी को जो वोल्ट होते हैं उसको हमने बढ़ाया फिर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि यहाँ पर जो धारा है वो इसमें बढ़ती जाती, तो इस वोल्टता को हम क्या बोल देते हैं, इसकी आंतरिक वोल्टता। ये इसका पूरा परिपथ है, ये पश्चिम वोल्टता, अग्र वोल्टता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है, एंड गेट की सत्यता सारणी दीजिए। तो एंड गेट की सत्यता सारणी क्या होगी, ए बी, और जहाँ पे जो बुलियन, जिसका बुलियन गुणांक होता है वो क्या होता है, वो y इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। आपको 0 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये भी 0, 1 इंटू 1 करेंगे 1। ठीक है, और एंड गेट का जो प्रतीक होता है बुलियन प्रतीक, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये लास्ट क्वेश्चन है। और गेट की सत्यता सारणी, और गेट में भी आपका बुलियन जो फॉर्मूला होता है, बुलियन गुणांक होता है a प्लस बी। एंड गेट में a डॉट बी था और गेट में a प्लस बी होगा। यहाँ पर 0 0 0 रहेगा, 0 और 1 को प्लस करेंगे 1 1 और 0 को 1 1 1 1 1 और 1 2 नहीं करना है, 1 ही रहना है। ठीक है, नेक्स्ट, और गेट का प्रतीक वो कुछ इस प्रकार है। और ये लास्ट क्वेश्चन था, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि अभी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें हम पूरी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी कवर करने वाले हैं, और उससे भी नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सारे के सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे कवर कर लेंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।